रविदास मंदिर जटवाड़ा गाजियाबाद में मेरठ सहारनपुर मंडल से एमएलसी स्नातक प्रत्याशी अजय गौतम जी के समर्थन में एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। अजय गौतम के समर्थन में आए सहयोगियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत करने वाले युवा कार्यकर्ता कई जिले से आकर यहां उपस्थित हुए। अजय गौतम को अपना समर्थन देने आए भीमसेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र भारतीय व साथ ही जूनियर हाई स्कूल वेलफेयर प्रबंधक महासचिव देवेंद्र गुप्ता, साथ ही युवा भीम संगठन गाजियाबाद के ललित गौतम ने भी अपना समर्थन पत्र एमएलसी स्नातक प्रत्याशी अजय गौतम को सौंपा। कार्यक्रम में आए जितने भी अतिथि थे सभी ने अजय गौतम का फूलमाला पहनाकर बार बार स्वागत किया और समर्थन की पूर्ण घोषणा की कि हम किसी भी तरीके से हर मुकाम पे अजय गौतम की जीत सुनिश्चित करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। और सौंपे गए शपथ पत्र में भी ये कहा गया कि बूथ सेक्टर पर हम जाकर हर जगह काम करेंगे और वोट डलवाने का काम करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि रविदास टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम हितैषी द्वारा तथागत बाबा साहब की मूर्ति के सामने मोमबत्ती प्रज्वलित कर आरपी सिंह के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ ही अजय गौतम ने भी उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस विशेष कार्यक्रम को देखते हैं एनपीटी न्यूज ब्यूरो की ये विशेष रिपोर्ट गाजियाबाद न्यू मार्केट उत्तर प्रदेश से। जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और क्या उनके आगे के भावी प्लान क्या हैं उनके बारे में बताएं। श्रद्धा जरूर। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, संत गुरु रविदास जी और भारत के संविधान के रचयिता, हजारों करोड़ों लाखों गरीबों मजदूरों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण को इतना बड़ा रूप देने वाले जो हमारे दोनों बुजुर्ग जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें संघर्ष किया है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी साथी जो विभिन्न संगठन से आए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा आप सबकी जानकारी में है कि ये एमएलसी स्नातक चुनाव चल रहा है और 1 दिसंबर को इसका वोटिंग होने वाला है। तो इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रत्याशियों के माध्यम से जागरूकता है, लोगों को ये पता है कि ये चुनाव है, कि एमएलसी स्नातक का कोई चुनाव होता है। लेकिन इस चुनाव का बैकग्राउंड आप देखेंगे कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में 48 सालों से होता आ रहा है, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। उन लोगों को भी नहीं है जो राजनीतिक रूप से 24 घंटे लगे रहते हैं। राजनीति में पूरा समय उनका दिन रात उसी में बीतता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सीट एमएलसी स्नातक की है, ये कितनी गोपनीयता से लोग लड़ते रहे हैं और इस पे जीतते रहे हैं। लेकिन उनके 48 सालों से इन सीट पे जीतते रहने के बावजूद मैं उनका आपको बताना चाहूँगा, हम ग्रेजुएट एमएलसी की बात कर रहे हैं। ये भी 2 चुनाव हैं, ग्रेजुएट और शिक्षक का। ग्रेजुएट एमएलसी जो हमारे चुने जाते हैं, उसमें वो अपने नाम के साथ उन्हें ग्रेजुएट एमएलसी लिखने में शर्म आती है। बाबूजी जो एमएलसी यहाँ हैं, वो अपने नाम के सामने लिखते हैं शिक्षक नेता। तो जिस दिन उन्होंने अपने नाम के साथ शिक्षक नेता लिखा, तो मेरे हिसाब से शायद ग्रेजुएट जो लोग हैं जिनकी वोट से वो एमएलसी बनते हैं, उनका प्रतिनिधित्व उसी दिन ख़त्म हो गया। उनकी लिस्ट में ग्रेजुएट कहीं नहीं है, वो शिक्षक नेता हैं। और जो मेरी बात सुन पा रहे हैं चैनल्स के माध्यम से, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शिक्षक एमएलसी 2 हो गए, ग्रेजुएट ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी जो प्राइमरी और जूनियर के जो टीचर्स हैं, उनको वो शिक्षक भी नहीं मानते। एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल पढ़ाने वाला व्यक्ति वो शिक्षक एमएलसी में वोट दे सकता है, इट मीन्स वो शिक्षक है।
लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में और सालों साल प्राइवेट में जूनियर और प्राइमरी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनकी नज़र में शिक्षक भी नहीं है, उनको उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। तो ग्रेजुएट लेवल की जो अनदेखी अब तक होती रही है, मैं आप सभी के बीच का आपका भाई, आपका बच्चा हूँ। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मुझे नेता बनने की कोई लालसा, कोई इच्छा है। ये चुनाव पढ़े लिखे लोगों का है, एक सामाजिक लोगों का है। तो पढ़े लिखे होने के वजह से ये हमारा सबका एक डिसीजन था, पूरे ग्रुप का डिसीजन था कि इस चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस बात को पढ़े लिखे लोगों को समझा सकते हैं कि वोट की वैल्यू क्या है। वरना आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो उसमें तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, लोगों को तरह तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं, लुभावनी चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती हैं, जिससे हमारा जो वोट है, जो हमारा अधिकार है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इन अनुचित साधनों से जो हमारा वोट डिस्टर्ब होता है, ये इसका परिणाम है कि ये जनप्रतिनिधि हमारी अनदेखी करते हैं। तो मैं आप सभी को इस चुनाव में आपकी जो पोजीशन है वो बताना चाहूँगा कि इसमें तकरीबन 1.25 साल से हम लोग लगे हुए हैं। हमने लगभग 9 ज़िले हैं, इसमें 9 के 9 ज़िले में लगभग सभी सेंटर्स पे बूथ कमेटी तक गठित कर दी हैं। वो लोग अपने स्तर से वोटर्स से संपर्क कर रहे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उनको वोटिंग सेंटर तक ले जाना, वो लोग अपनी अभी से जिम्मेदारी निर्धारित किए हुए हैं। तो चुनाव हम बहुत अच्छी मजबूती से लड़ रहे हैं। बेशक हम राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं। और इसके साथ साथ जो सामाजिक संगठन हैं, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, जो राजनीति और समाज सेवा में थोड़ा डिफरेंस रखते हैं, तो सामाजिक संगठन भी हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा भीम सेना के प्रदेश प्रभारी विजेंद्र भारतीय जी का कि उन्होंने मेरे नाम के लिए अपने संगठन को कन्विंस किया और इसमें समर्थन अपनी पूरी टीम के साथ लेटर के माध्यम से और ज़मीनी स्तर पर भी ये वोटर्स से संपर्क करने का और मेरे पक्ष में वोट करवाने का अपील कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देवेंद्र गुप्ता जी का। आप महासचिव हैं जूनियर हाई स्कूल प्रबंधक वेलफेयर एसोसिएशन के। तो इनका कार्यक्रम दरअसल में रख रहे थे 27 का, तो वो समय की वजह से वो आज किया। भूपेंद्र भाई भी यहाँ बैठे हैं। तो हमारी एक जून में मीटिंग हुई थी जिसमें तकरीबन 40-50 स्कूल वाले सभी साथी थे। तो ये लोग तभी से साथ हैं, लेकिन वो होता है चुनाव इतना बड़ा है कि इसमें अपने साथ को दिखाना दूसरों को वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैंडिडेट अपना नाम इन 9 जिलों में पहुंचा दे तो ये मान लो कि वो आधा इलेक्शन जीत गया। तो मैं धन्यवाद करूंगा गुप्ता जी का भी, और डॉक्टर अंबेडकर विचारक स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुजीब खान जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी इस बदलाव की मुहिम में अपनी जो हमें समर्थन दिया है और इसमें हमारी ताकत बढ़ाई है। मैं धन्यवाद करूंगा युवा भीम संगठन कैलाश नगर से, उसके अध्यक्ष मनोज कुमार मोनी भाई आ नहीं पाए हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पे आकाश सागर जी और ललित गौतम जी को भेजा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो साथियों, लक्ष्य बहुत बड़ा है, 9 जिलों का चुनाव है। बहुत सारे लोग इसे देख के कहते हैं कि इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो बिल्कुल भी ये दिमाग में ना लाएं कि हम लोग सामाजिक लोग राजनीतिक लोगों से लड़ नहीं सकते, उनके सामने चुनाव जीत नहीं सकते। हम लोग पूरी मजबूती से आज आपके साथ जो संगठन इन 9 जिलों में खड़ा है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, मैं किसी को गाड़ी नहीं दे रहा हूँ, किसी को गाड़ी का तेल नहीं दे रहा हूँ, किसी को खाना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे सर्चिंग करके देखिएगा, सहारनपुर मुजफ्फरनगर में तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जो गांव-गांव घूम रहे हैं और फेसबुक पे हमारी पोस्ट कर रहे हैं। वो हमारे गाजियाबाद से 2 साथी वहीं परमानेंट वहीं पे हैं। तो वो लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और फेसबुक पे के माध्यम से आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि सहारनपुर अजय भाई के साथ लगा हुआ है। इसी तरह बुलंदशहर से, गौतम बुद्ध नगर से सभी साथी इस चुनाव को मेरा चुनाव ना समझ के अपना चुनाव, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। मैं पहले दिन से कॉमर्शियल पॉलिटिक्स जो आ गई, जो एक रहता है कि हाँ कोई चुनाव आया और व्यक्ति ने अपने 4 दोस्तों से डिस्कस करके कि जी मैं प्रत्याशी बन गया, तो मैं ऐसा प्रत्याशी नहीं हूँ। मुझे समाज के जो
लोग हैं जिनके बीच में हम लगातार 4-5 सालों से काम कर रहे हैं एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में, उन सब का डिसीजन था कि ये चुनाव लड़ूं। तो मैं सामाजिक कैंडिडेट बना था, आज भी सामाजिक कैंडिडेट हूं, और अगर आप सबके सहयोग से मुझे सदन में जाने का मौका मिला तो मैं तब भी सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में ही काम करूंगा। व्यक्तिवाद जो व्यक्ति पे हावी होता है, इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। जैसा बाबूजी ने पिताजी का बताया, मैं सन 2000 से अपने पिताजी के साथ रहा हूं और मुझे आप जैसे बुज़ुर्गों के साथ बैठने का मौका मिला है। तो ये जो बीमारियां होती हैं, जैसे व्यक्तिवाद हो गया, या मेरी उम्र में कहें तो इस उम्र में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मैं उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ गया हूं, क्योंकि मेरे संस्कार और मुझे जो नॉलेज उठने बैठने का ज्ञान मिला है वो आप जैसे बुज़ुर्गों से मिला है। तो मैं हमेशा समाज के लिए जैसे आज लड़ रहा हूँ ऐसे ही लड़ता रहूँगा। सदन में अभी उस एसोसिएशन में बात हो रही थी, सर गुप्ता जी, जब वो ये स्कूल बंद चल रहे हैं, ये जो स्कूल हमारे हैं, स्कूल की 2 संस्थाएं हैं, इन स्कूलों का कोई बात नहीं करता। स्कूलों की अगर बात होती है, सदन में होती हो, कहीं होती हो, वो होती हैं वो स्कूल जो एक विशेष कैटेगरी के स्कूल हैं, जहाँ हम और आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे यही डिसाइड हुआ कि हमारे बीच से अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो हमारी बात करेगा। इस कोरोना के पीरियड में यूपी में तकरीबन 7-7.5 लाख स्कूल हैं हमारे स्तर के, जहाँ गरीब मोहल्लों में हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये सरकार की लिस्ट में कहीं नहीं है। सरकार ने इनकी नीतियों में कहीं नहीं रहता, लेकिन इनकी थानेदारी इन्हीं स्कूलों पर चलती है। जरा सी कोई छोटी सी बात हो, कोई भी लेटर आए, कोई भी सूचना आए, उसमें एक लाइन नीचे लिखी रहती है कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आपकी मान्यता प्रत्याहरण का कार्यवाही की जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। और यही प्रशासन और सरकार इन बड़े स्कूलों में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप सब जानते हैं, इन बड़े स्कूलों में इन अधिकारियों को और इन सरकार की हिम्मत नहीं है कि उसकी बाउंड्री के अंदर घुस जाएं। तो हम लोगों में जो सरकार का एजुकेशन का 25% का है, हमारे सारे स्कूल उसका नियम का पूरा पालन करते हैं। पेरेंट्स की स्थिति देख के बच्चों को फ्री एजुकेशन, केवल मेरे स्कूल में नहीं, इस एसोसिएशन के प्रत्येक स्कूल में कई सौ बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि ये सरकार की किसी लिस्ट में नहीं है, इनकी कोई बात करने वाला नहीं है। कोरोना में ये लोग कैसे कैसे अपने यहाँ जो स्टाफ जो सालों से काम करता आ रहा है, कैसे कैसे उनका परिवार चला रहे हैं, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो जिस चीज़ को झेलता है, मैं आपके बीच का हूँ, तो मुझे आपकी और अपनी परेशानियों का पता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपके लिए काम करूँगा, लेकिन अपने लिए तो करूँगा। मुझे पता है ना कि जो यूथ है जहाँ हम काम कर रहे हैं, वो आज नौकरी के लिए परेशान है, वो आज रोज़गार के लिए परेशान है। सरकार की नीतियों में कहीं नहीं है। अभी प्रेजेंट की स्थिति में आप ये देखेंगे, सरकार सब चीज़ नॉर्मल होगी, लेकिन एजुकेशन आज भी नॉर्मल नहीं है। तो इनका मकसद ये है कि ये लोग पढ़ेंगे तो ये सवाल करेंगे, इनको पढ़ने ही मत दो। इस नीति पे सरकार काम कर रही है, लेकिन हम मिलकर इनसे लड़ रहे हैं, हर स्टेप पे लड़ रहे हैं। और ये चुनाव भी, मुझे उम्मीद है, जैसा समर्थन आप लोगों का समर्थन और प्यार मुझे जगह जगह मिल रहा है, तो हम इस कामयाबी को भी हासिल करेंगे। और ये जो लड़ाई हमारी सड़कों तक है, ये लड़ाई सड़क से लेके सदन तक जाएगी, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसे एक व्यक्तिगत चुनाव ना मान के इसमें 1 दिसंबर को लोगों को जागरूक करें। थोड़ा सा टेक्निकल चुनाव है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें बैलेट पेपर पे नाम और फोटो आएगा, जिसमें मेरा नाम 5वें नंबर पर है। उसके सामने 1 लिखना है, 1 नंबर लिखना है। नंबर में वो आप इंग्लिश में 1 लिख सकते हैं, हिंदी में 1 इकाई लिख सकते हैं, रोमन में फर्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपने इसको वर्ड्स में लिख दिया तो आपकी वोट कैंसिल मानी जाएगी। अगर आपने अपने पेन से लिख दिया तो वोट आपकी कैंसिल हो जाएगी। जो बूथ पर आपको पेन मिलेगा, आपको उसी का यूज़ करना है। तो इस चीज़ को, इसे जो चैनल्स के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, उसमें अपने पेन का यूज़ ना करें, बल्कि बूथ पर पेन लेकर जाएं है ना, वो जो बूथ पर पेन मिलेगा उसी पेन से 1 लिखें। 5वें नंबर पर मेरा नाम है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मिलजुल कर इस कामयाबी को हासिल कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं
कि जो एक नेताओं का हीरोइज्म वाला कंसेप्ट है, हमारे नेता हीरो होते हैं, उन्हें ये माइक मंच माला जो है ये सजी सजाई चाहिए, वो भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो मैं वो जो एक पैटर्न बना हुआ है मैं उसे बदलने का प्रयास करूंगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर में आपके बीच में रहूंगा, ऐसा आपसे वादा करता हूं। इसी के साथ मैं आप सभी को और मैं यहाँ आए हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी संगठन के पदाधिकारियों का, बहन जी विमलेश जी हैं, ये इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दें। सभी को